नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम आदिकाल में रासो साहित्य को पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें रासो साहित्य की व्युत्पत्ति, रासो साहित्य की विशेषताएं और रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं और उनके महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे, जो हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपके 2 से 4 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, इसीलिए आप इनको नोट करते जाएं, क्योंकि आज के वीडियो में मैंने जो भी तथ्य संग्रहित किए हैं वो किसी एक पुस्तक से नहीं बल्कि काफ़ी पुस्तकों के अध्ययन से प्राप्त किए हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज के टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। रासो साहित्य। रासो शब्द की व्युत्पत्ति। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से रासो शब्द की व्युत्पत्ति बताई है, लेकिन उनमें प्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नरपति नहले द्वारा रचित बीसलदेव रासो के आधार पर रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। विभिन्न विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से बताया है, जिनमें पहले कवि हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने रासक शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी। अगले कवि गारसा दत्तासी ने राजसूई से, कवि राज श्यामल दास ने रहस्य से, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से, नंद दुलारे बाजपेयी ने रास से, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रस से, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने राशक से और गणपति चंद्र गुप्त ने रासों से, अंतिम कवि हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश से। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से रासो शब्द की व्युत्पत्ति बताई, लेकिन निर्णायक मत उपर्युक्त सभी मतों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत रासक संबंधी मत ही निर्णायक मत माना गया है। तो चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक करते हैं, रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। दोस्तों, इससे पहले हमने आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों को पढ़ा था और आदिकाल में ही रासो साहित्य की रचनाएं होती थी। तो आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं ही रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं मानी जाती हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने पूरा विस्तार से करवाया हुआ है। तो चलिए अभी रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताओं को पढ़ते हैं। यह साहित्य मुख्यतः चारण कवियों द्वारा ही रचा गया है। रासो साहित्य मुख्यतः चारण कवियों द्वारा ही रचा गया है। इन रचनाओं में चारण कवियों द्वारा अपने अश्रद्धताओं के शौर्य एवं ऐश्वर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, मतलब बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। इन रचनाओं में उस समय के सामंती जीवन की संपूर्ण झलक देखने को मिलती है। इन रचनाओं में ऐतिहासिकता के साथ साथ कवियों द्वारा अपनी कल्पनाओं का भी समावेश किया गया है। अगला करते हैं, इनमें युद्ध व प्रेम का वर्णन अधिक किया गया है। युद्ध व प्रेम का अधिक वर्णन होने के कारण इसमें वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता मानी जाती है। इन रचनाओं में डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। इनमें विविध प्रकार की भाषाओं एवं अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। इन रचनाओं में चारण कवियों की संकुचित मानसिकता का प्रयोग भी देखने को मिलता है। रासो साहित्य की अधिकांश रचनाएं संदिग्ध एवं अर्ध प्रमाणिक मानी जाती हैं। तो ये थी रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। तो चलिए अब अगला टॉपिक करते हैं, रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं। रासो साहित्य की प्रमुख रचनाओं में जो हैं, पहले कवि दलपत विजय, इनकी रचना खुमार रासो है और समय 9वीं शताब्दी, और वीर रस ये रचना है और भाषा इसमें राजस्थानी प्रयोग हुआ है और काव्य रूप इनका प्रबंध काव्य है। दूसरे हैं कवि नरपति नहले, इनकी रचना बीसलदेव रासो है और इनका समय 1212 और इन्होंने श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। और बीसलदेव रासो जो रचना है, इसके 4 खंड हैं और इसका काव्य रूप वीर गीत है। तीसरे कवि हैं जगनीक, इनकी रचना है परमाल रासो, जिसको अहल्या खंड भी कहते हैं। इनका समय है 1230 और इसमें वीर रस का प्रयोग हुआ है
और इसका काव्य रूप है वीर गीत। अगले कवि हैं चंद्रबरदाई। इनकी प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो और इसमें वीर श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। इसमें 69 समय सर्ग है और भाषा इसमें डिंगल का प्रयोग हुआ है और इसका काव्य रूप ये प्रबंध काव्य है। अगले कवि हैं केदार भट्ट और इनकी रचना जयचंद्र प्रकाश और समय है 1224 और ये वीर रस रचना है और इसका काव्य रूप है प्रबंध काव्य। अगले हैं मधुकर भट्ट जिसकी रचना है जय मयंक जस चंद्रिका, समय है 1243 और काव्य रूप है प्रबंध काव्य। अगली रचना है शार्ङ्गधर और इसकी रचना है हम्मीर रासो और प्रबंध काव्य है। अगले कवि हैं नल्ले सिंह। इनकी रचना है विजयपाल रासो और ये वीर रस रचना है और इसमें छंद 42 हैं और इसका काव्य रूप है वीर गीत। अंतिम कवि हैं श्रीधर और इनकी रचना है रणमल छंद और इनका समय है 1454 और इसमें वीर रस का प्रयोग हुआ है और 70 छंद हैं और डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है और इसका काव्य रूप वीर गीत है। अगला टॉपिक करते हैं पृथ्वीराज रासो। ये चंद्रबरदाई की रचना है और इनका जन्म काल आचार्य शुक्ल के अनुसार 1168 से 1225 में भट्ट जाति के जगात नाम गोत्र में हुआ था। जन्म स्थान इनका लाहौर है और पृथ्वीराज रासो का काव्य स्वरूप यह प्रबंधात्मक श्रेणी के अंतर्गत महाकाव्य श्रेणी की रचना मानी जाती है। आचार्य शुक्ल के अनुसार यह हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकाव्य है। चंद्रबरदाई हिंदी साहित्य के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। नरोत्तम स्वामी के अनुसार यह मुक्तक रचना मानी जाती है। अब प्रधान रस इसमें आंगी रस है जिसमें वीर रस एवं श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है और प्रमुख अलंकार जो पृथ्वीराज रासो में प्रयोग हुए हैं वो है अनुप्रास व यमक। कुल पद या श्लोक हैं इसमें 16306। छंद विधान। इस महाकाव्य में प्रयुक्त 16306 पदों की रचना के लिए कुल 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है जिनमें छाप्य छंद का अधिक प्रयोग किया गया है। इसीलिए छाप्य छंद चंद्रबरदाई की सर्वप्रिय छंद माना जाता है। काव्य विभाजन। इस महाकाव्य को कुल 69 समूह में विभाजित किया गया है। भाषा इसमें राजस्थानी व ब्रज भाषा का सम्मिलित प्रयोग हुआ है और शैली इसमें ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग हुआ है, अतः इसमें पिंगल शैली का प्रयोग भी हुआ माना जाता है। नायक इसमें अजमेर के चौहान राजा अर्णोराज के पौत्र एवं सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज चौहान और नायक की श्रेणी में इसमें है धीरोदत्त नायक। नायिका हैं इसमें कन्नौज के राजा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता। तो चलिए अब पृथ्वीराज रासो के विशेष तथ्यों को पढ़ लेते हैं जो टोटल 20 हैं, जिसमें पहला है इस ग्रंथ की सर्वप्रथम जानकारी कर्नल टाड ने अपने ग्रंथ एनालिस एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थानी 1839 में प्रदान की थी। उन्होंने इसके एक भाग को संगोक्ता नाम से भी प्रकाशित कराया था। इस रचना के कुछ पद पुरातन प्रबंध संग्रह में प्राप्त होते हैं जिससे इस ग्रंथ की प्राचीनता प्रमाणित होती है। तीसरा है कय मास वध प्रसंग इसी ग्रंथ में प्राप्त होता है। चौथा है आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र और श्री हरिप्रसाद शास्त्री आदि इतिहासकारों के अनुसार इस ग्रंथ का उत्तरार्ध भाग चंद्रबरदाई के पुत्र जलहर द्वारा पूर्ण किया गया है। इस संबंध में यह युक्ति प्रसिद्ध है, पुस्तक जलहर हथ्यदे सचली
गज्जन नृप काज। पाँचवा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को शुक शुकी संवाद कहकर पुकारा है। अगला करते हैं छेवां। डॉक्टर वूलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजयी के आधार पर 1875 ईस्वी में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया। सॉरी, यहाँ पे आ नहीं आएगा, घोषित किया गया। सातवां है डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा कि यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। आठवां है कैमास वध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय है। नौवां है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। 10वां है मिश्र बंधुओं ने लिखा है हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है। 11वां पॉइंट करेंगे जिसमें महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति है राजनीति पाइये ज्ञान पाइये सुजानिए उक्ति जुगाती पाइये अर्थ घटी बड़ी उन्मानिया पृथ्वीराज रासो की है। अगला है उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरस्य खट भाषा पुराण चह कुरान कथित मया चंद्रबरदाई की है। और मनहु कला ससभान कला 1600 बनिया पृथ्वीराज रासो से ली गई है। अगला है बज्जे घोर निशान रान चौहान चह दिश पृथ्वीराज रासो से ली गई है। अगली है रघुनाथ चरित हनुमत कृत भूप भोज उद्धरियो जिम। अगली है पृथ्वीराज सुजस्य कवि चंद्र कृत चंद नद उद्धरियो तमी पृथ्वीराज रासो से। 12वीं है पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र के युद्ध का वर्णन मिलता है जो कन उज्जैन समय से लिया गया है। 13वां है डॉक्टर नागेंद्र ने इस घटना को घटना कोश कह के पुकारा है। 14वां है पृथ्वीराज रासो रचना की हस्तलिखित प्रतियों के 4 संस्करण प्राप्त होते हैं। अगला करते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौथे संस्करण को मूल रासो काव्य माना है। 15वां एक थाल जन्म एक थाल मरण यह कथन चंद्रबरदाई व पृथ्वीराज चौहान के बारे में प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों अभिन्न मित्रों का जन्म एक ही दिन हुआ था एवं मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी। कर्नल टांड ने इस रचना को ऐतिहासिक ग्रंथ माना है। 17वां करते हैं चंद्रबरदाई दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामंत व प्रसिद्ध राजकवि थे। 18वां बाबू गुलाब राय ने इस रचना को स्वाभाविक विकासशील कह के पुकारा है। अगला बाबू श्याम सुंदर दास व उदय नारायण तिवारी इसे विशाल वीर काव्य मानते हैं। अंतिम है चंद्रबरदाई छपे छंद के विशेषक माने जाते हैं। तो इसी तरह अब हम पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक अप्रमाणिक और अर्धप्रमाणिक मानने वाले कवियों के नाम पढ़ते हैं। प्रमाणिक कवि हैं श्याम सुंदर दास, दूसरे मिश्र बंधु, तीसरे हैं मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, चौथे हैं कर्नल टांड। और इसकी ट्रिक जो है कर्नल श्याम मोहन मिश्र, बहुत सिंपल सी है पर मैंने इसी तरह से पढ़ी थी। तो अप्रमाणिक जो कवि हैं उनमें हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हीरा चंद्र ओझा, वुलहर और मुरारी दान। और इसके जो कवि हैं इन कवियों की जो ट्रिक है वो मैंने ऊपर लिखी हुई हैं, जैसे कि गौरी देवी को देख राम राज भूले मुरारी।
जिसमें गौरी मतलब गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा, देवी मतलब देवी प्रसाद को देख इसमें साइलेंट है, राम मतलब रामचंद्र शुक्ल और राज मतलब कवि राज श्यामल दास, भूले मतलब बुलहर और मुरारी मतलब मुरारी दान। और इसी तरह अर्ध प्रमाणिक जो कवि के नाम हैं वो हैं मुनि जन्मविजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और अंतिम कवि डॉक्टर दशरथ ओझा, जिसमें जो इनके ट्रिक है 10,000 मुनि कुमार। 10 मतलब दशरथ ओझा, हजार मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि मतलब मुनि जन्मविजय और कुमार मतलब डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। इस तरह मैंने भी याद किया था, तो मैंने सोचा आपको ये ट्रिक के साथ आपको ये इन कवियों के नाम बता दूं। तो चलिए अगला करते हैं। इसी तरह रासो साहित्य में दूसरी रचना है बीसल देव रासो और इसके लेखक हैं नरपति नाल्हा और इसका रचना काल है 1155 ईस्वी और कुछ इतिहासकार इसका समय 1212 भी मानते हैं। और इस रचना काल को मानने के पीछे निम्न उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है कि 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नल्हा रसायन आरंभा सारठा तूठी ब्रह्म कुमारी। ये पंक्ति कई बार एग्ज़ाम में पूछी भी गई है कि ये पंक्ति किस रचना से ली गई है, ये किस रचना की है, रासो साहित्य की है। तो अगला है, कुछ इतिहासकार यहाँ 1272 का अर्थ विक्रम संवत 1272 भी मानते हैं, परंतु ज़्यादातर विक्रम संवत 1212 ही स्वीकार करते हैं। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया इसका रचना काल 16वीं शताब्दी मानते हैं एवं वे नरपति नामक किसी गुजराती कवि को इसका रचयिता मानते हैं। तीसरा पॉइंट है, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इसका रचना काल 14वीं शताब्दी मानते हैं। फोर्थ पॉइंट है, नवीन शोधों में प्राप्त इसकी एक प्राचीन प्रति के अनुसार इसका रचना काल 1016 ईस्वी से 1073 ईस्वी सिद्ध हुआ है। पांचवा पॉइंट है, राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने इसे हम्मीर के समय की रचना भी कहा है। इसी तरह इसमें प्रधान अंगी रस श्रृंगार वियोग व संयोग श्रृंगार का मर्मस्पर्शी चित्रण हुआ है और काव्य स्वरूप इसका मुक्तक काव्य है। बीसल देव रासो को मुक्तक काव्य भी कहा जाता है और इसमें कुल छंद 128 है जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे और ये इम्पॉर्टेंट भी है। इसी तरह डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसकी 128 छंदों की एक प्रति का संपादन किया है, यही इसका मूल रूप माना जाता है। इसमें नायिका मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती है। नायक इसमें अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय विग्रहराज चतुर्थ। और काव्य विभाजन, इस रचना का विभाजन 4 खंडों में किया गया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। प्रथम खंड में अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव तृतीय एवं मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह का वर्णन है। और द्वितीय खंड में रानी के किसी व्यंग से रुष्ट होकर बीसल देव का उड़ीसा चले जाना एवं 1 वर्ष अर्थात 12 महीने तक वहीं प्रवास करने का निर्णय लेना। तीसरा खंड है रानी राजमती के विरह का वर्णन एवं बीसल देव के उड़ीसा से लौटने का वर्णन है। चौथे खंड में राजा भोज परमार के द्वारा अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना तथा बीसल देव का वहां जाकर राजमती का फिर से चित्तौड़ ले आने का वर्णन है। अब बीसल देव रासो के विशेष तथ्य इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है, राजा बीसल देव ने वीर चरित्र का वर्णन इनके राजकवि सोमदेव के द्वारा स्वरचित संस्कृत नाटक ललित विग्रहराज में भी किया है। इस नाटक का कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिलता है और यह राजपुताना म्यूजियम में सुरक्षित है।
यह मात्र 100 पृष्ठों का एक लघु ग्रंथ है। बीसल देव रासो का तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है, आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य का प्रथम ग्रंथ बीसल देव रासो को स्वीकार किया है। चौथा, यह काव्य ग्रंथ नहीं है, इसे केवल गाने के लिए रचा गया था। पांचवा पॉइंट है, इसमें साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं होकर राजस्थानी, ब्रज एवं मध्य प्रदेश की भाषा का प्रयोग हुआ है। छठवां, इसकी रचना शैली पिंगल मानी जाती है। सातवां, यह श्रृंगार प्रधान रचना मानी जाती है। आठवां, हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपति नल्लकृत बीसल देव रासो में मिलता है। नौवां, बीसल देव रासो की नायिका का नाम राजमती भोज परमार की पुत्री है। तो ये थे बीसल देव रासो के महत्वपूर्ण तथ्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में इनके पॉइंटों को ही क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है, जो मैंने इनको यहाँ पे संग्रहित किया है। इसी तरह चलिए आगे करते हैं। बीसल देव रासो साहित्य में तीसरा जो साहित्य है परमाल रासो, इसके लेखक हैं जगनीक। रचना काल है 1230 विक्रम संवत और प्रधान रस इसमें वीर रस का प्रयोग हुआ है। और इसके विशेष तथ्य हैं, पहला, यह ग्रंथ अपनी गेयता के कारण अधिक प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में इस काव्य को आलेहा या आलेहाखंड कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है, जगनीक कालिंजर के चंदेल वंशी राजा परमर्दिदेव का दरबारी भाट कवि था, जिसने महोबे के 2 देश प्रसिद्ध वीरों अहल्या एवं उद्दल के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन इस वीर गीतात्मक काव्य के रूप में किया था। चौथा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह अर्ध प्रमाणिक काव्य माना जाता है। पांचवा, इस काव्य के गीत ज़्यादातर वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। छठवां है, इसमें रचित वीर हुंकार का एक सुंदर पद यहाँ दृष्टव्य है। 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। तो ये पंक्ति इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखें। इसी तरह आगे करते हैं। इस रचना का सर्वप्रथम प्रकाशन 1865 ईस्वी में फारुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट के द्वारा आलेखखंड के नाम से कराया गया था। आठवां, इसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा नागरी पंचाणी सभा काशी के माध्यम से परमाल रासो के नाम से इसका प्रकाशन करवाया गया। नौवां, इस रचना के गीतों के गेय परंपरा का मुख्य केंद्र बेसवाड़ा महोबा बुंदेलखंड माना जाता है। इस रचना के गीत आषाढ़ व श्रावण मास के वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। तो ये थे इम्पॉर्टेंट तथ्य, जो हर इम्पॉर्टेंट लाइन है एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो इनको आप ध्यान में रखें। इसी तरह हम आगे करते हैं। रासो साहित्य की चौथी रचना है खुमाण रासो और इनके लेखक हैं दलपति विजय और इनका रचना काल है 9वीं शताब्दी आचार्य शुक्ल जी के अनुसार। प्रथम डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया ने इसका रचना काल 17वीं शताब्दी माना है, क्योंकि इसमें 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश राज सिंह तक के राजाओं का वर्णन मिलता है। दूसरा, ठाकुर शिव सिंह सेंगर इसे दलपति विजय की रचना नहीं मानकर किसी अज्ञात नाम भाट कवि की रचना मानते हैं। खुमाण रासो के विशेष तथ्य इस प्रकार हैं। पहला है, इस रचना में कुल 5000 छंद हैं, जिनमें वीर रस की प्रधानता है। दूसरा, इस ग्रंथ की प्रमाणिक हस्तलिखित पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। तीसरा, इस ग्रंथ में बगदाद के खलीफा अल मामू एवं चित्तौड़ के रावल खुमाण के मध्य हुए युद्धों का वर्णन किया गया है। चौथा, आचार्य शुक्ल के अनुसार राजा खुमाण का शासनकाल
869 से 893 तक माना गया है एवं इसके द्वारा कुल 24 युद्ध किए गए थे। यह ग्रंथ राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। 6वां, प्यू चित्तौड़ न आव्यो सावण पहली तीज, जोवे नाट बेहरणी खिड़खिड़ अणवे खीज, पंक्ति दलपति विजय जी की है। 5वीं रासो साहित्य है हमीर रासो और इसके लेखक हैं सारंगधर। रचना काल है 1357 ईस्वी, लेकिन कुछ रचनाकाल इसका समय 1414 मानते हैं। और इसके विशेष तथ्य हैं, इस रचना का मूल ग्रंथ अभी तक अपर्याप्त है। प्राकृत पेंगुलम में इस काव्य में कुछ छंद मिले थे। उन्हीं के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इसके अस्तित्व की कल्पना की थी। नोट: विद्याधर, सारंगधर, बब्बर एवं जज्जल इन 4 कवियों ने रचनाओं का संकलन ही प्राकृत पेंगुलम में किया है। इसके संकलनकर्ता लक्ष्मीधर हैं, तो ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है। अगला करते हैं। राहुल साकृत्यायन ने आचार्य शुक्ल द्वारा उल्लेखित छंदों को सारंगधर द्वारा रचित नहीं मानकर जलजल नामक कवि की रचना घोषित किया है। और तीसरा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना में प्रयुक्त हमीर शब्द को अमीर शब्द का विकृत रूप माना है। उनके अनुसार यह शब्द किसी पात्र का नाम न होकर एक विश्लेषण के रूप में प्रयुक्त होता रहा है। चौथा, आचार्य शुक्ल ने इसी ग्रंथ से अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी है। इसी तरह अंतिम रासो साहित्य है, वह है विजयपाल रासो और इसके लेखक हैं नल सिंह भाट और रचना काल है 16वीं शताब्दी। मिश्र बंधुओं के अनुसार 1298। विशेष तथ्य हैं, यह मूलतः ग्रंथ अपभ्रंश में रचित है, अतः इसे हिंदी रासो साहित्य में स्थान देना उचित नहीं है, क्योंकि ये विजयपाल रासो अपभ्रंश में रचित है और इसमें केवल 42 छंद ही उपलब्ध हैं और इसमें विजयगढ़ करौली राज्य के राजा विजयपाल और पंग राजा के युद्ध का वर्णन किया गया है। इस तरह आज के वीडियो में हमने रासो साहित्य का कंप्लीट टॉपिक पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो इसी तरह एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।